नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे बजट सत्र को लेकर। चूंकि संसद का बजट सत्र का आगाज आज से हो चुका है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर बयान दिया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया और सरकार के कामों को संसद को बताया। इसके साथ ही उसके बाद बीजेपी सरकार संसद में इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में आज ऐसे उत्पादों की विशेष मांग है जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इसीलिए मेरी सरकार जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पर बल दे रही है। आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। 100 वर्षों में नॉन फॉसिल फ्यूल पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो गई है। बीते कुछ सालों में देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है। अब तो बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कदम आगे बढ़ चुके हैं। मेड इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। आत्मनिर्भर भारत के महत्व को समझ रही है। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित हैं। आतंकवाद हो या फिर विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसे की नीति के साथ जवाब दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सारी बातों का जिक्र तब किया जब अपना संबोधन वो कर रही थी। भीड़ भरे बाजार की चहल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है। नमो ड्रोन दीदी योजना से समूह को लाभ मिल रहा है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। 10 सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। आज करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना में समूह को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओबीसी के केंद्रीय कोटे के तहत दाखिले में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है। इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60,000 रुपए तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है। और ऐसे में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उन्होंने कहा कि हम लेकर आए हैं। अब उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बल दिया है। हमारी सीमाओं से सटे गांव को देश का अंतिम गांव माना जाता था। मोदी सरकार ने इन्हें देश का पहला गांव बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। ऐसे में क्षेत्रों को भी पहली बार विकास से जोड़ा जा रहा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में राष्ट्रपति का जो संबोधन है बजट सत्र से पहले, इस दौरान ये सारी बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साझा की गई। पीएम मोदी सरकार की क्या कुछ नीतियां हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं जो अब तक रही हैं। हालांकि कल से बजट सत्र जो है वो उसका पहला सत्र शुरू होगा और ऐसे में क्या कुछ इस बजट में रहने वाला है, लोगों को कितना लाभकारी ये बजट होगा, वो सारा जिक्र कल किया जाएगा। फिलहाल आज का जो संबोधन था वो इसी का लेकर था, नीतियों को लेकर था। जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, गरीबों तक पहुंच रही हैं, किसानों तक पहुंच रही है, या यूं कहें जो आदिवासी लोग हैं वहां तक वो जो योजनाएं पहुंच रही हैं, उन सभी का जिक्र किया गया। 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा, तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र पे भी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार, ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है, तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है।
हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी तो पीएम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी का ये संबोधन तब हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में बोलने से पहले, उससे पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और नारी शक्ति के लिए बजट बहुत उम्मीदों वाला बजट है और इस बजट में और भी बहुत कुछ है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी बजट को लेकर मेहमानों से चर्चा करेंगे। अजीत सिंह है, बीजेपी नेता हैं, अमित पाठक हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पहले अमित पाठक जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि कल देश का बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में आज द्रौपदी मुर्मू का संबोधन संसद में, उससे पहले पीएम मोदी का संबोधन और पीएम मोदी की कई सारी नीतियां द्रौपदी मुर्मू ने गिनाई। किस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और कौन कौन सी योजना जो है, जो लोग वांछित रह गए थे उन योजनाओं से वो योजना भी धरातल तक पहुंच रही है। बहुत सारी योजनाओं का बखान किया गया, कैसे देखते हैं आप? आदरणीय जावेद जी, आपको और आर्या न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी आदरणीय जावेद भाई, सरकार पिछले 10 सालों से नीति और नियतहीन है। सरकार को ये पता होना चाहिए कि यह देश उनकी खोखली योजनाओं से, उनके खोखले वादों से, इन सबसे इस देश की महिलाएं, युवा, छात्र, व्यापारी, ये सब लोग ऊब चुके हैं। किसान भी हताश है, युवा भी हताश है, निराश है। इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को सरकार को ये बताना चाहिए। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो कुछ भी बताया है वो सरकार का एजेंडा बताया है। तो सरकार को ये भी इस देश को बताना चाहिए था कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने इस देश को, इस देश के युवाओं को यदि राष्ट्रीय रोजगार दिया है तो वो पकौड़े तलना दिया है। इस देश के किसानों को यदि दिए थे तो वो काले कानून दिए थे, वो दिल्ली में ना घुस सके, इसके लिए बढ़िया बढ़िया उन्होंने शरीर लगवाए थे। इस सरकार को ये बताना चाहिए था कि हमारे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो हमने वादा किया था वो आज तक हम उन पर फेलियर है, कहीं नहीं बना पाए हैं। जो बुलेट ट्रेन का वादा हम पिछले 10 सालों में लेके आए थे वो कहीं साकार नहीं हो रहा है। सरकार को ये बताना चाहिए था कि जो ये सेना के लिए जो बड़े बड़े वादे लेके आए थे, सेना के लिए इन्होंने क्या खरीदा है पिछले 10 साल में। ये एक ऐसी डील बताएं जिस पर ये मतलब सीना तान। आपके कहने का मतलब है जो नीतियां राष्ट्रपति के द्वारा बताई गई पीएम मोदी की, वो सारी झूठी हैं? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल खोखली हैं, खोखले वादे हैं, खोखले दावे हैं। आदरणीय जावेद भाई, एक संज्ञान में लाना चाहूंगा जी। पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने दिया क्या है? ये कहते हैं साहब हमारा विदेशों में डंका बज रहा है। जावेद भाई, मैं आपके माध्यम से आर्या न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इन लोगों का डंका आखिर बज कहाँ रहा है। मालदीव हमको आंखें दिखा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ भारतीय चरवाहों की कुछ ताजा तस्वीरें आई हैं। ये ताजा तस्वीरें वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सब कुछ ठीक होने की मोदी सरकार के दावों को बिल्कुल पोल खोल देती है। जनवरी 24 के इन हमारे जो तस्वीरें सामने आई हैं, इनमें PLA के सैनिक आर्म्ड व्हीकल 55 गाड़ियों के साथ चंसुल सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पार के चरगाह, दोनों वो जब भारतीय चरगाहों को आने जाने से रोक रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए 4 साल तक मोदी सरकार ने जो DDLJ नीति अपनाई रखी है, डिनाई, इनकार करो, डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाओ, लाई, झूठ बोलो,
एंड जस्टिफाई, और सही कह रहा हो, इनकार करो, ध्यान भटकाओ, जस्टिफाई करो, और मतलब इन लेखों को सिर्फ लेके चल रहे हैं ये। आखिर जब हमारी जिस जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है, 2000 वर्ग मीटर पर चीन कब्जा करके बैठा है, ये लोग कहाँ देश को गुमराह किए हो, जबकि राहुल गांधी जी, भैया श्री ने ये साफ साफ कहा कि चीन हमारी जमीन पर है, हमारे चरवाहों को परेशान कर रहा है। रेजिंग लॉ जो भारत का मेमोरियल था 1962 में जो बना था, उसको तोड़ दिया गया ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने इनके अपनी डंके प्रतिक्रिया बज जा दी। रहे हैं। आपने कहा कि सारे वादे खोखले हैं, झूठे वादे हैं, सिर्फ नाम की नीतियां हैं, कुछ नहीं। अजीत जी का रुख कर लेंगे। अजीत जी, जिस तरह से आपने अमित पाठक जी को सुना, और बजट सत्र से पहले मैंने पहले भी जिक्र किया, अब भी बता रहा हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अपना संबोधन किया संसद में और साफ तौर पर पीएम मोदी की नीतियां गिनाई, कई सारी योजनाओं का बखान किया। ऐसे में अब अमित पाठक जी कह रहे हैं कि वो सारे वादे खोखले हैं, वो झूठी नीतियां हैं, धरातल तक कुछ पहुंचा ही नहीं है। जी जावेद जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पाठक जी से यही पूछना चाहूंगा कि अगर जो योजनाएं खोखली हैं, सभी कुछ खोखला है, तो ये सीधा सीधा आरोप आम जो जनता है उस पे और वोटरों पे भी लगा रहे हैं। अगर नीतियां नहीं अच्छी होती, योजनाएं नहीं अच्छी होती, तो दोबारा मोदी सरकार कैसे आई, और आने वाले समय में तिबारा फिर रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तीसरी बार सरकार का। तो ये तो मोदी जी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये जो जिन वोटरों ने चुना है, एक एक वोटर, एक एक महिला, एक एक युवा के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब वो सब फर्जी है। और सरकार कैसे बनी? अगर इतनी बेकार सरकार है, आपके कहने के मुताबिक विफल है, सब कुछ है, तो कैसे सरकार दोबारा बन रही है? अभी जो चुनाव हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश में, वहां कैसे सरकार बन गई? तो ये सब पता नहीं पाठक जी कहां से आंकड़े ले आते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। मैं अजीत जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो नमो ड्रोन दीदी योजना, भाई साहब एक मिनट, अब इनको एलएसी याद आ रहा, जब गर्दन काट काट के हमारे सैनिकों को ले जाता था पाकिस्तान, तब इनको ये नहीं याद आता था। आज बता वो टॉपिक अलग हो गया अजीत जी, वो टॉपिक अलग हो गया। अभी सिर्फ बात योजनाओं को लेकर हो रही है, जिन योजनाओं का जिक्र किया गया। जो अभी एलएसी वाला कहा, तो इसलिए हमने आपको याद दिला दिया कि कांग्रेस सरकार में क्या होता था। उस समय आप नहीं पूछते होंगे अपनी सरकार से। जी बताएं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, जो संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे नमो ड्रोन दीदी योजना हो, जो समूह को मिल रहा है, खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, तमाम सारी पीएम किसान निधि सम्मान योजना का जिक्र किया गया, किसानों के खातों में कितने अभी तक पैसे गए, वो सारा जिक्र किया गया। अमित पाठक जी उस सबको कह रहे हैं कि सिर्फ झूठा है और कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं पहुंचा, कोई लाभ नहीं मिला। उसको लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अब पाठक जी पता नहीं कहां से जानकारी लाए हैं जी। हमारी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं। किसान सम्मान निधि सभी खातों में पहुंच रही है। देश का जो अटल सेतु समुद्र पर पुल बना सबसे बड़ा, वो हमारे मोदी जी की योजना है। एक नहीं, कम से कम 1000 योजना है। इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आपके कहने का मतलब है आपके सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं पहुंच रही हैं, विपक्ष जो भी कह रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है राजनीति करना, ठीक है? बिल्कुल फर्जी आरोप है, निराधार है, कोई भी इनमें सच्चाई नहीं है। ठीक है। अब जो 1 रुपया अमित पाठक जी, चलता है, अमित पाठक जी, आप सीधे 1 रुपया खाते में जाता किसान के। पिछली सरकारों की तरह नहीं है कि 1 रुपया चला। इनके प्रधानमंत्री ने खुद अपने उद्बोधन में कहा था कि यहाँ से 1 रुपया चलता है और 10 पैसा पहुंचते हैं। जी अमित जी, यदि इनका हो गया हो तो मैं बताऊं। जी जी। आदरणीय जावेद भाई, ये कह रहे थे कि आंकड़े कहां से लाते हैं। आंकड़े इन्हीं की सरकारें मुहैया कराती हैं। वर्तमान में जो सरकार है वही सरकार मुहैया कराती है। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस देश के लोगों को भाजपा ने कितना ठगने का काम किया है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के शासन में इस देश में यूरिया का किट्टा जो किसानों के लिए आता था, खाद जिसे हम कहते हैं, उर्वरक, वो 50 किलो का आया करता था। लेकिन भाजपा के लोगों के पेट इतने बड़े हो गए कि साहब ये तो खाद भी पचाने लगे, साहब यूरिया भी पचाना लगे। पहले वो कट्टा जो आता था, वो बोरी जो आया करती थी, वो 45 किलो की हुई। फिर भाजपा के लोगों को किसानों का
किसानों को हंसता फूलता हुआ नहीं दे सकते, हंसता खेलता नहीं दे सकते, उसकी फसल को बढ़ता हुआ नहीं दे सकते। और साहब भाजपा के लोगों के फिर पेट पे और भी ज्यादा बड़े होने शुरू हुए, और साहब आज ये बोरी यूरिया की मात्र 40 किलो की रह गई साहब। ये अभी हाल ही के ताजा आंकड़े हैं। और अजीत जी, आपके संज्ञान में मैं और लाना चाहूंगा आदरणीय जावेद भाई के माध्यम से। आप कह रहे हैं आंकड़े कहाँ से आते हैं? आंकड़े आपके लोग देते हैं, सरकारें देती हैं। आप जो सम्मान निधि की बात करते हैं ना, वो आपने इस उर्वरक से जो आपने 5 किलो किसान की बोरी से काटा है, इस 2000 से ज्यादा रुपए का भी यूरिया आपने जो सम्मान निधि उसके खाते में और डालने का काम करे ना, डायरेक्ट निकाल लिया। आज किसान मजबूर है इतनी ठंड में अपनी फसलों को रखाने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने साड़ छोड़े हुए हैं किसानों को रखाने के लिए। आप किसानों की बात करेंगे, इस देश के व्यापारी के हाथ में यदि कटोरा देने का काम किसी ने किया है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है माननीय अजीत जी। और कैसे किया है मैं बताता हूं। एसडीएम के माध्यम से यदि जीएसटी में व्यापारी को यदि जेल में डालने का कोई फॉर्मूला यदि लेके आया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। इस देश के व्यापारी को यदि चोर के नजरिए से किसी ने देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को देखा है। चलिए ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है। और एक सवाल और मैं अमित पाठक जी, जी जी, एक मिनट आपका। ठीक है ठीक है ठीक है। यदि इस देश के लोगों से किसी ने पैसा खींचने का काम किया, यदि इस देश के पेट्रोल बूथों को या डीजल बूथों को एटीएम समझने का काम किया है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसमें डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है माननीय। ठीक है, आज देश में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है? एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कम शब्दों में, उसके बाद अजीत जी का प्रतिक्रिया लूंगा कम शब्दों में। आपसे जानना चाहूंगा, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, पहला दिन है बजट सत्र का। कितना लाभदायक ये बजट आपको लग रहा है? क्या कुछ इसमें जो है निर्मला सीतारमण जी लेके आ रही हैं, और मैं उनसे उनकी गुजारिश करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी एक शब्द का उपयोग किया था अपने भाषण में, पश्चाताप। तो कल निर्मला सीतारमण जी जब सबसे पहले अपना बजट लेके आए ना, तो एक सबसे पहला काम ये करें कि 2014 में जो सिलेंडर की कीमतें कांग्रेस छोड़कर गई थी जी, वो सिलेंडर की कीमतें निर्मला सीतारमण जी लेकर के आए और पश्चाताप करें। 450 रुपए के सिलेंडर का जब हम सरकार छोड़ी थी कांग्रेस ने, उस समय सिलेंडर था। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का चीरण करती है, मैं प्रधानमंत्री जी को भी याद दिलाना चाहूंगा, अजीत जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्मृति ईरानी जी जब 50 पैसे भी सिलेंडर पे बढ़ जाते थे ना, तो सिलेंडर कंधे पे लेकर करती थी संसद के सामने। आज वो स्मृति ईरानी जी कहीं नजर नहीं आती है। देश पे सिलेंडर की कीमतें 900,000 रुपए से पार हो चुकी हैं आज। ठीक है ठीक है ठीक है अजीत जी, आपकी प्रतिक्रिया अजीत जी। बहुत बात की और वो कैसा करे। ठीक है अजीत जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए पाठक जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा जी कि जब आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो एजी 2G कॉमनवेल्थ बाड्रा जी का जमीन घोटाला, इनकी भी आप बात करिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आपकी एकमात्र सीट है, आने वाला जो चुनाव है उसमें ये भी सीट आपके यहाँ से जाने वाली है। तो 0/0 उत्तर प्रदेश में रहेगा आपका कांग्रेस पार्टी का। अमित जी, और मैं आपकी तरफ से खुद बोल रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं अमित जी आपकी तरफ से खुद बोल रहा हूँ। अजीत जी से सिर्फ इतना सवाल है और कम शब्दों में अजीत जी, कि कल बजट सत्र का पहला दिन है, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कितना लाभदायक ये बजट रहने वाला है? क्योंकि अमित पाठक जी तो साफ तौर पर नकार रहे हैं कि इस बजट में जो कल का पहला दिन है वो भी बेकार रहने वाला है, जनता के लिए कुछ होने वाला ही नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो कम शब्दों में आपसे सिर्फ इसी को लेकर एक आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, बजट कल पेश होगा और बहुत ही अच्छा बजट आएगा, जिसमें महिलाओं, युवाओं, विशेष तौर पर किसानों का विशेष ध्यान में रखकर जी आदरणीय हमारी वित्त मंत्री जी हैं, ये बजट पेश करेंगी जी। और कल आप सभी के सामने आ जाएगा। और सौभाग्य की एक बात है कि इस बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी फिर सरकार बन रही है। सभी, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, सभी वोटर सरकार किए गए योजनाएं हो, चाहे जो भी निर्णय हो, 370 हो, 3 तलाक हो, उन सभी से खुश। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट को लेकर अपनी अपनी दलीलें पेश करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में अब जो संबोधन आज राष्ट्रपति के द्वारा किया गया,
उसको लेकर अब आपको सुनवा देते हैं। क्या कुछ संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहाँ हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटना में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है। तो बजट सत्र से पहले आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन सुना, जो साफ तौर पर पीएम मोदी की नीतियां गिनाती हुई नजर आई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।